हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपका डन न्यूज़पेपर के कंप्लीट एनालिसिस की आज 152 क्लास के अंदर। एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड एज यू नो वेरी वेल एस्पिरेंट्स का हम यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ओपिनियन आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल आर्टिकल्स हैं या हमारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, उनके हम डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन करते हैं और एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे CSS और PMS एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, जो हमारे डन न्यूज़पेपर का एनालिसिस रहने वाला फॉर द होल ईयर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी न्यू डेवलपमेंट्स होते हुए हमें नजर आ रही है। उसके अलावा जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने CSS 2027 के लिए और जितने भी हमारे PMS एस्पिरेंट्स हैं, चाहे KPK के हैं, बलूचिस्तान के हैं, सिंध के हैं, पंजाब के हैं, तो वो भी अपने न्यू डेवलपमेंट्स और न्यू अपडेट्स को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा एस्पिरेंट्स में ऑलरेडी जो है काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ कि आप नोट्स मेकिंग किस तरह कर सकते हैं, डेली बेसिस के ऊपर चीज़ों को किस तरह जो है कवर कर सकते हैं और इस एनालिसिस को किस तरह कॉम्प्रीहेंड आप कर सकते हैं। इसके अलावा चलते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ, लेकिन उससे पहले एस्पिरेंट्स रिक्वेस्ट है, बी पॉजिटिव होकर, बी ऑनेस्ट होकर लाइक, कमेंट एंड शेयर लाजमी किया करें। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन उससे पहले एक रूमी की इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसको डिस्कस कर लेते हैं। डेली बेसिस के ऊपर हम जो है एक आध जो है स्टेटमेंट लाजमी डिकोड करते हैं, क्योंकि हमारे जो PMS है या CSS के ऐसे का जो पेपर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है, तो आज हमारे पास जो स्टेटमेंट रहने वाली है, बेसिकली रूमी ने कहा था कि द वाउंड इज द प्लेस वेयर द लाइट एंटर्स यू। रूमी ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट कही है यहाँ पर। वाउंड्स का मतलब ये नहीं है कि जख्म लगेंगे और देन जो है आपकी रोशनी वहां से अंदर जाएगी, ऐसा नहीं है। उसके कहने का मतलब है कि इंसान जब दुख, तकलीफ, मुश्किलात का सामना करता है तो फिर उसके अंदर जो है एक स्पिरिचुअली अगर देखा जाए कि रोशनी पैदा होती है। अब रोशनी किस सेंस में बात की जा रही है? बेसिकली विजडम की बात की जा रही, रैशनैलिटी की बात की जा रही, अक्लमंदी की बात की जा रही। हम ये कहते हैं ना कई बार कि यार ये अपनी गलतियों से सीखेगा, गलती करेगा देन ही फिर इसको अकल आएगी। तो यही चीज़ है, इंसान भी ज़िंदगी के अंदर ना ठोकरें खाकर, तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद, मुश्किलात का सामना करने के बाद, ठीक है, उसके बाद जो है उसके अंदर जो है एक अक्लमंदी आती है, एक रैशनैलिटी आती है, एक विजडम आती है उसके अंदर, देन फिर जो है वो अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकता है। तो यही बात है कि इंसान जो है ना यहाँ पर फेल होने के बाद ही सीखता है। ठीक है, अगर वैसे भी अगर बात की जाए तो लाइफ इज द कह ले के प्रोसेस ऑफ द लर्निंग, लाइफ इज द प्रोसेस ऑफ द लर्निंग। तो पूरी जो जर्नी है ना, लाइफ एक जर्नी है, तो इसको एंजॉय करना चाहिए। दुख, तकलीफ जो है वो कह लें कि लाइफ का जो है वो हिस्सा है, तो वो आती रहेंगी। लेकिन एक बात तो क्लियर है, जब आप पेन्स, यहाँ पर डिफिकल्टीज जितनी ज़्यादा फेस करेंगे आप उतने ही ज़्यादा मजबूत इंसान बनेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर थोड़ी सी एग्जांपल लेते हैं और देन फिर जो है आगे चलते हैं। थोड़ा सा आपको मोटिवेट करना है, इनकरेज करना है। अब बहुत सारे CSS एस्पिरेंट्स हैं या PMS एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो हमारे पास 3 अटेम्प्ट्स हैं CSS की, उसके बाद हमारे PMS के, KPK के 5 हैं, पंजाब के 3 हैं, इसी तरह जो डिवीजन हमें देखने को मिल रही है। सम टीम क्या होता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो है वो कह ले के CSS की 3 अटेम्प्ट्स है वो भी क्लियर नहीं कर पाते। फिर अगर वो PMS में फिर 4 अटैम्प्ट दे लेते हैं, फिर वो उनकी जब 5th अटैम्प्ट होती है, या PMS पंजाब की बात करें तो उनकी 3rd अटैम्प्ट होती है। तो इस तरह अगर बात की जाए 6 या 7th नंबर पर, ठीक है, जो अटैम्प्ट होते हैं उसमें जाकर वो क्लियर करते हैं और किसी न किसी पोजीशन पे वो चले जाते हैं। तो इस कहने का मतलब ये है कि इतनी मुश्किलात, इतनी पेन बर्दाश्त करने के बाद जो है वो कह लें कि उसके अंदर एक वो एबिलिटी आती है कि वो किस तरह जो है अपने गोल्स को चेज कर सकता है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट ओपिनियन आर्टिकल्स भी हैं और न्यूज आर्टिकल्स भी हैं। एस्पिरेंट्स इनको 1 बाय 1 जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ओपिनियन आर्टिकल रहने वाले वो ये है कि द टाइम फॉर इंटरनल यूनिटी। अब वो वक्त आ चुका है कि हमें इंटरनली जो है वो यूनिटी की जरूरत है। पाकिस्तान एट द प्रेसिपस, स्ट्रेटेजिक आउटलाइन। प्रेसिपस का क्या मतलब होता है? बेसिकली यहां पर
एक कह ले कि एक पहाड़ होता है या माउंटेन होता है, उसका जो कॉर्नर होता है और कॉर्नर के अगर नीचे आप देखेंगे तो आपको जो है ना वो पूरा जो है वो खाई नजर आएगी, ठीक है। वो कहा यह जा रहा है कि अगर आप उस किनारे के ऊपर खड़े हैं और थोड़ा सा जो अगर डगमगाते हैं तो आप उस खाई में गिर सकते हैं। अब यही चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही है इन केस ऑफ पाकिस्तान। कभी पाकिस्तान को इंटरनल चैलेंजेस का भी सामना है, एक्सटर्नल चैलेंजेस का भी सामना है, और इसके वे फॉरवर्ड भी डिस्कस करेंगे, रेमेडीज क्या है, सजेशंस क्या है, वो भी देखेंगे। तो एक स्ट्रेटेजिक आउटलाइन जो है हम यहां पर देखने वाले, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। उसके बाद सेकंड बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ करप्शन। करप्शन को बेसिकली साइकोलॉजी के साथ अटैच किया गया है। थोड़ी सी एग्जांपल देना चाहूंगा मैं कि किस तरह। अब देखे होता है क्या है कि हम जो है ना वो कभी कभी कह देते हैं ये तो पाकिस्तान है यार, चलता है, ये तो इंडिया है यार, इतना तो चलता है ना। अब ये चलने चक्कर में जो एक हमारा जो एक कह लें कि ना सोशल साइकोलॉजी हमें देख रहे हैं, जो सोसाइटी के अंदर ना हमारा एक जहन बन चुका है ना। हम अगर बोला जाए तो पूरे मॉरली करप्ट नजर आते हैं, कहीं ना कहीं पे हम जो है मॉरली करप्ट है। एक यहां पर फ्रेज यूज किया गया बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉरल डिसएंगेजमेंट। अब लोग यहां पर क्या कहते हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लोग कहते हैं कि ये जो है ना हम तो जो है ना करप्शन लेते नहीं है। अब किस सेंस में नहीं लेते, वो मॉरल डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं। अब किस तरह समझें आप इस चीज को, बड़ा सिंपल से लफ्जों में इसको समझते हैं। जब फॉर एग्जाम्पल आप किसी का काम करवाने के लिए जाते हैं, काम करवाने के लिए जाते हैं तो वो काम जो है लेट होगा, ठीक है। अगर उसका लेट प्रोसेस है 10 दिन 15 दिन लग जाते हैं, लेकिन जो करने वाला अगर वो बोले कि भाई आप इतने पैसे लगेंगे, या आप ही ऑफर कर देते भाई आप इतने पैसे ले लो और इतने दिन में करके दे दो, 1 दिन में 2 दिन में, तो अब वो क्या बोलेगा, हालांकि काम तो आपका हो रहा है, ठीक है, थोड़ा लेट है, प्रोसेस है, क्योंकि आपका काम नहीं है, बाकी भी लोगों का काम है, वो प्रोसेस है, उतने प्रोसेस में आपका काम हो जाएगा, लेकिन क्या क्या आपको काम चाहिए अर्जेंट। तो फिर वहां पर आप जब पैसों की ऑफर करते हैं तो वो फिर क्या करता है, यहां पर जो सामने वाला वो डिफेंड करते हुए नजर आएगा कि भाई हम तो कमीशन ले रहे हैं, हम तो काम करके दे रहे हैं ना, हम कौन सा फ्री ले रहे हैं, आपका काम जल्दी करवाया हमने, है ना, हमने आपका काम जल्दी करवाया, हमने तो पैसे लिए, इसलिए ये जो है ना पैसे वो हराम के नहीं है, ये करप्शन नहीं है, क्योंकि हमने आपके काम आए हैं, आपका काम निकलवाया है हमने, तो काम तो वो ऑलरेडी हो ही जाना था 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद। तो ये चीज है बेसिकली कि हम जो अगर देखा जाए ना मॉरल डिसएंगेजमेंट देखने को मिलती है। आज काफी इंटरेस्टिंग हमारे पास ये पूरी ओपिनियन आर्टिकल रहने वाली है, करप्शन इन पाकिस्तान साइकोलॉजिकल एंड सोशल सिस्टम। अब सोशल सिस्टम में एक और एग्जांपल दे दूं, देन जो है हम आगे चलते जाते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई कांस्टेबल है, वो क्या करता है कि वो किसी थोड़े बहुत अगर पैसे लेता है या करता है तो फिर क्या होता है कि वो बोलता है कि यार मेरी तो सैलरी कम है, मेरे तो अखराजात पूरे नहीं होते, तो इस तरह वो क्या करता है, भी काम थोड़ा बहुत आपका जल्दी कर देंगे तो थोड़े बहुत पैसे मिल जाए, लेकिन वहां पर ही वो डिफेंड करते हुए नजर आएंगे कि भाई हम तो अपना काम करके पैसे ले रहे हैं, हम कौन सा हराम के पैसे ले रहे हैं, ये चीज है ना। अब इसी तरह और एग्जाम्पल ले लें आप, ठीक है, तो अब किसी को स्पेसिफाई नहीं कर रहे, हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं एग्जाम्पल लेकर, ठीक है। उसके बाद है अगर देखें आपका पार्लियामेंट के अंदर कोई जो है यहाँ पर बजट लेता है, या कह लें कि इलीगल वे से, या बजट इशू करवाता है कि भाई मैंने बैकवर्ड एरिया में काम करवाना है, वहां पर जरूरत है, तो वो बजट लेता है या फंड लेता है, और वो काम होना या ना होना वो अलग डिबेट है। लेकिन फिर क्या होता है कि ये मॉरली डिसएंगेजमेंट है कि आप ये काम कर रहे हो उनके लिए, फिर आप क्या करते हो, वो उस जगह पे पैसे अगर यूज नहीं भी होते तो फिर आप क्या समझेंगे, ये चीज है। उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर हम नॉर्मली जो है ना सोसाइटी के अंदर ये भी कहते हैं भाई इतना तो चलता है, ये चीज है। अब बिजनेसमैन का एक माइंडसेट बन चुका है कि भाई ठीक है अगर कुछ होता भी है तो ठीक है, थोड़े बहुत पैसे देके जो है वो हम काम करवा लेंगे या काम हमारा निकल ही जाएगा। ये एक जो है ना ये हमारी एक साइकी बन चुकी है करप्शन को लेकर। इसको कैसे खत्म किया जा सकता है इस चीज को भी देखेंगे। ऑलरेडी तो हम बहुत सारी रूट कॉजेस को डिस्कस करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, ऑलरेडी बहुत सारी डिस्कस करते हैं, लेकिन उनको भी साथ हम जो है ऐड करते जाएंगे और काफी इंटरेस्टिंग आपकी ओपिनियन आर्टिकल रहने वाले। लास्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो डेली बेसिस के ऊपर नोट्स मेकिंग कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी तो हम यहां पर ईरान, इजराइल और यूएसए को लेकर बहुत सारी डिस्कशंस कर चुके हैं, बहुत सारा एनालिसिस कर चुके हैं। आज हमारे पास क्यों न्यू डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं, उनको ऐड करते जाएंगे। अब जो नोट्स मेकिंग कर रहे हैं ना उनको पता है कि ये न्यू डेवलपमेंट ऑलरेडी उन्होंने ऐड की हुई है, ये भी ऐड करते जाएंगे तो उनके लिए एक टॉपिक पूरा तैयार हो जाएगा। बाद में जो यहां पर वो ढूंढते फिरे
व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द कह ले के वॉर बिटवीन यूएसए, इजराइल एंड ईरान। फिर आप जो यहाँ पर जो है कॉजेज ढूंढते फिरेंगे, फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि यूएसए की फॉरेन पॉलिसी क्या है, फिर आपको ये ढूंढते रहेंगे। तो उससे अच्छा है अगर आप डेली बेसिस के ऊपर चीजें ऐड करते जाएंगे ना, तो आपको ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। ये वही है कि यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया जो बात कर रहा है, CNN है, रोटर्स है आपका, ठीक है, BBC है, अल जजीरा है, तो ये जितने भी हमें न्यूज मिल रहे हैं प्लेटफॉर्म्स, तो वहां से जो है हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्कशंस कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये वही चीजें हैं जो आप बाद में ढूंढेंगे, फिर आपको मिलेंगे नहीं, फिर आपको डिफरेंट सोर्सेस से मिलेंगी, कोई एनालिसिस डिफरेंट पॉइंट ऑफ से दे रहा होगा, कोई डिफरेंट, लेकिन मुद्दा एक ही होगा। मेन मुद्दे का आपको पता होगा तो चीजों का सही आपको जो है वो अंदाजा लगा सकता है, आइडिया हो जाता है, ठीक है। लेकिन आज हमारे पास लास्ट 3 जो है वो बतानी पड़ती हैं चीजें आपको, ताकि आपको चीजें क्लियर हो। आप डेली बेसिस के ऊपर चीजें ऐड करते जाए, छोटी छोटी डेवलपमेंट भी आप ऐड करेंगे ना, न्यू आप ऐड करेंगे, अब ऐड करेंगे अपने टॉपिक के अंदर, तो वहां पर आपको फायदा होगा, तो आपका टॉपिक पूरा प्रिपेयर हो जाएगा, आपको बाद में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपके पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होगी कि भाई ये हुआ था वॉर के दौरान, ये चीजें हुई थी, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट देखने को मिल रही थी, पॉलिटिकल लीडरशिप की स्टेटमेंट्स, इस तरह ये डेवलपमेंट्स हो रही थी, क्या रिक्वायरमेंट्स थी, क्या डिमांड्स थी, ये सारी चीजें रजीम चेंज वाला पूरा जो है यहाँ पर आपको पता चल जाता है, ठीक है। अब यहां पर वाइल रेनिंग बॉम्ब्स ट्रम्प वांट्स टू पिक अ न्यू इरानियन लीडर, ट्रम्प्स मेडलिंग इन इरानियन सक्सेशन। अब देखें यहां पर जो कहा यह जा रहा है, जो अयातुल्ला अली खamenei है, उनके जो बेटे हैं, बोला जा रहा है उनको एज ए सुप्रीम लीडर जो है बनाया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर ट्रंप कह रहे हैं कि भाई हमें वो एक्सेप्टेबल नहीं। अब उन्होंने यहां पर जो एग्जांपल दी है वो डेल्सी रोड्रिगोज की दी है। अब डेल्सी वही है जो वाइस प्रेसिडेंट थी, और कह ले कि आफ्टर निकोलस मदुरो जो है वो अभी प्रेसिडेंट है, वहां पर सोशलिज्म चल रहा है, नो डाउट वो यूएसए के कंट्रोल में, और यही चीज यूएसए चाहता है कि ईरान के इधर हो ताकि हमारी जो है यहां पर और ये बात अकॉर्डिंग टू ट्रंप है, ये ट्रंप ने कहा है, हमने नहीं कह रहे कि ये ट्रंप कह रहा है यहां पर कि भाई जो जिस तरह हमने डेल्सी को यहां पर चूज किया था, तो यहां पर हम भी ईरान के अंदर अपनी मर्जी से चूज करना चाहते हैं। यहां पर डिस्क्लेमर दे रहा हूं, इंटरनेशनल मीडिया आप चेक कर सकते हैं, CNN, BBC, रॉयटर्स जितने भी है, तो आप चेक कर सकते हैं, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। 4th नंबर पर है यूएसए कुर्दिश एक्सप्लोर पोटेंशियल मिलिट्री ऑपरेशन इन ईरान, कुर्दिश मलेशियाज आर डिस्प्यूटेड डिप्लोमेसी। इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब बात की जा रही है जो है यहाँ पर कुर्दिश की, कुर्दिश यहाँ पर जो है वो आएंगे, बलोचों की भी बात की गई, यहाँ पर मिलिटेंट्स जो ग्रुप है ईरान के अंदर, इस चीज को, अब इस चीज को यहाँ पर हम रिलेट करने वाला है रजीम चेंज के साथ। हमने लास्ट टाइम ये बात की थी कि अब यूएसए जो अकॉर्डिंग टू ट्रंप ने क्या कहा था कि भाई हमारा काम था यहाँ पर स्ट्राइक करना, पूरा रास्ता हमारा करना, अब जो है यहाँ पर लोकल जितने भी लोग हैं वो उठें और गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल कर लें, ये बेसिकली कहा गया था अकॉर्डिंग टू ट्रंप, ठीक है। ट्रंप की स्टेटमेंट है, वाजे है, आप देख सकते हैं इंटरनेशनल मीडिया। तो यहां पर देखा जाए तो उन्होंने ये क्लियर की इधर चीजें, तो अब जो है उनको पता है कि हमने तो जो चीजें की हैं वो की हैं। प्लान ए यहां पर जो है ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है इराक्ची, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि आपका जो प्लान ए है वो तो फेल हो चुका है, बी प्लान भी आपका यहां पर फेल हो जाएगा। जो कुर्दिश और बलोचों की बात की जा रही है कि उनको यहां पर इंसाइट किया जा रहा है कि वो कंट्रोल हासिल कर ले, तो ये चीज है। 5th नंबर पर है जो यहां पर यूरोपियन कंट्रीज यूएसए से नाराज नजर आ रहे थे। हम इतनी देर से जो है डिबेट कर रहे थे, यहां पर मार्क कार्नी ने क्या कहा था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर, आपका रूल बेस्ड ऑर्डर एंड हो चुका है, उसके बाद आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर डिफंक्ट हो चुका है, मींस इस तरह की बहुत सारी हमने स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया, ठीक है। तो अब यहां पर यूरोपियन कंट्रीज यूएसए की फेवर में यहां पर स्टैंड होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो वेस्ट प्लेजेस डिफेंसिव मिलिट्री एड इन मिडिल ईस्ट वॉर एंड अलाइज डिप्लॉय एसेट्स इन मिडिल ईस्ट यूएस प्रेशर, तो यहां पर यूएसए की तरफ से प्रेशर राइज किया गया कि भाई जो है अब आपको वॉर में आना पड़ेगा, तो इस तरह जो अपन मेडिटेरेनियन सी के अंदर अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब उनकी भी यहां पर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये लास्ट 3 जो है वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट के रिलेटेड है, अगर किसी ने पेज बनाया हुआ है, न्यू डेवलपमेंट्स ऐड कर रहा है, तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास लास्ट में रहेगी वोकैब, और वोकैब की हम डिस्कशन लाजमी करते हैं। और मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका कि वोकैब की क्या एडवांटेजेस है, क्या हम इससे कर सकते हैं, ठीक है। वोकैब आपको बहुत सारे मसाइल से बचाती है, बहुत सारे इश्यूज जो सॉल्व होते हैं। एक तो आपका रेपिटेशन ऑफ द वर्ड्स, रेपिटेशन ऑफ आइडियाज,
मोल्ड करके जो स्टेटमेंट लिखते हैं, जो आपको इश्यू आता है, वोकैब अच्छी है तो वो आप लिख सकते हैं, आप अपना एक्सप्रेशन अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद टॉपिक के रिलेटेड आप टर्म्स एंड जॉर्गन्स एंड वर्ड्स यूज कर सकते हैं वोकैब की, जब वोकैब बैंक पीछे होगा आपके पास, ठीक है। तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है कि डिस्कोर्स आप ठीक कर सकते हैं वोकैब के जरिए, ठीक है। अब वोकैब के जरिए आप कैसे ठीक कर सकते हैं कि आप जो यहाँ पर कोहेरेंस कोहेजन की बात की जाती है, मेटोनिमी की बात की जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप वर्ड किस तरह के चूज कर रहे हैं, क्या वो टॉपिक के रिलेटेड है। अगर टॉपिक के रिलेटेड है तो कोई वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इस चीज को भी यहाँ पर देखना पड़ता है। तो अगर देखा जाए तो वोकैब जो है सिनोनिम्स या एंटोनिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मत प्रिपेयर करें, इसको राइटिंग स्किल के अंदर लेके आए, राइटिंग प्रैक्टिस के दौरान इसको यूज करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अब हमारे लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं टाइम फॉर इंटरनल यूनिटी, इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। यहां पर दोस्तों अगर देखा जाए तो पाकिस्तान एट द प्रेसिपस स्ट्रेटेजिक आउटलाइन, प्रेसिपस का मतलब क्या था, पहले मैंने बताया कि माउंटेन का जो एक करारा होता है, यहाँ पर जो आगे करके जो एक जो निकला होता है पहाड़, ठीक है, उसके ऊपर जब यहाँ पर ढलवान होती है नीचे से ऐसे, ठीक है, आप इस तरह समझ सकते हैं, इस तरह यहाँ पर जो खड़ा होता है, इस चीज को यहाँ पर बेसिकली कहा गया है कि ये प्रेसिपस है कि अगर थोड़ा सा यहाँ पर डगमगाया तो ये सारी नीचे खाई है, ठीक है, तो खाई में गिर जाएगा, बाकी ये आपका पहाड़ है सारा इधर, ठीक है। तो इस तरह जो है बेसिकली कहा जा रहा है। तो क्या होता है कि वही डगमगाया अगर थोड़ा सा तो ये खाई में गिर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो चैलेंजेस हैं या इश्यूज हैं उनको कर्टेल नहीं किया जा सकता, कर्टेल किया जा सकता है, वन बाय वन चीजों को ऐड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस ऑफ पाकिस्तान कंपाउंडिंग क्राइसिस। सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, एक्सटर्नल थ्रेट्स है, इंटरनल फ्रैक्चर्स है, उसके बाद द अर्जेंट केसेस फॉर नेशनल यूनिटी एंड पैराडाइम शिफ्ट। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या रहने वाला है, एक्सटर्नल थ्रेट्स है, उसके बाद हमारे पास क्या है, इंटरनल वल्नरेबिलिटीज है, उसके बाद पाथ टू नेशनल यूनिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंपेरेटिव क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इस चीज को भी यहां पर ऐड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहले जो पॉइंट आने वाला है, इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। यहां पर जो एक्सटर्नल हमें देखने को मिल रहा है, बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ द पॉलिटिकल कमेंटेटर एंड स्ट्रेटेजिक थिंकर राइटिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान्स मोस्ट डेंजरस मोमेंट सिंस द ईस्ट पाकिस्तान डिबेकल ऑफ 1971। ये अब वही सिचुएशन देखने को मिल रही है जब 1971 के अंदर हुई थी, जब ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ था वेस्ट पाकिस्तान से, ठीक है। अ स्टेट ऑफ वॉर ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। अब ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहां पर हम कनेक्टिविटी करने वाले हैं, चीजें मुद्दा एक ही है लेकिन यहां पर चीजें जो है वो अलग है। हमने कल जो है डिस्कस की थी वो वॉर के रिलेटेड और पूरा कॉन्फ्लिक्ट के रिलेटेड यही चीज डिस्कस की थी कि पाकिस्तान को क्या चैलेंजेस है। उस वक्त हमने बात की थी वेस्टर्न फ्लैग के मगरब की तरफ पूरा जो है यहाँ पर जो है वो डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है, अफगानिस्तान, ईरान और अरेबियन सी, क्योंकि पूरा पर्शियन गल्फ यहाँ पर बंद होता हुआ नजर आता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज है ना। तो क्या होता है कि पूरा जो है वो पाकिस्तान की ट्रेड उधर से हो रही है, तो वो जंग की वजह से यहां पर क्या किया, बंद कर दिया गया, ठीक है। तो वो काफी इशू पड़ा पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर। अब पाकिस्तान की क्या रीजनल और ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है, नेगेटिव इंपैक्ट। पाकिस्तान फेसेस अनप्रेसिडेंटेड कन्वर्जेंस ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट्स दैट टेकन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट मल्टीनेशनल इफ नॉट इंटरनेशनल वॉर सिनेरियो। सबसे पहले तो आपको पता है कि वॉर विद अफगानिस्तान अगर देखा जाए तो एक्टिव वॉर जोन बन चुका है पूरा वेस्टर्न फ्लैंक। हमारा फ्लैंक का मतलब एरिया, इलाका की बात कर रहे हैं, बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं, किनारे की बात करेंगे, ठीक है। मगरबी पूरा हिस्सा जो है यहां पर एक्टिव जोन वॉर बन चुका है, तो ये चीज है। अफगानिस्तान का ऑलरेडी हम डिस्कशन बहुत सारी कर चुके हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में हमें वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इशू क्या है, पाकिस्तान की तरफ से वही डिमांड्स है कि भाई मिलिटेंट्स ग्रुप्स के ऊपर यहाँ पर कंट्रोल करें आप। पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जिस तरह हमें यहाँ पर बलूचिस्तान के 12 प्लेसेस के ऊपर जो है वो अटैक्स भी नजर आए, इमाम बारगाह वाला, इस्लामाबाद वाला केस आपके सामने है। तो ये सारी चीजें जो है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि आप डिमांड्स क्या है इस चीज को देखेंगे। पाकिस्तान की तरफ से डिमांड्स है कि भाई या तो आप टेररिस्ट को चूज कर लो या पाकिस्तान को चूज कर लो, क्योंकि ऑलरेडी अगर देखा जाए पाकिस्तान की कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, तो पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस भी किए। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार, उन्होंने काफी विजिट किया अफगानिस्तान का कि मामलात को सॉर्ट आउट किया जाए, लेकिन नहीं हो पाए।
ठीक है, वर्बली तो बोल दिया जाता है लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी उसका जो है वो कह ले के कुछ होना चाहिए वो नहीं हो पाता। ठीक है, ये चीज है। तो अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद ईरान तो आपको पता फ्लेम्स टू द वेस्ट, देखा जाए तो थॉमस फ्रेडमैन क्या कह रहे हैं यहाँ पर, न्यूयॉर्क टाइम मार्च 2 फ्रेम्स दैट द ट्रम्प्स वॉर विद ईरान a volatile situation with the direct implications for a Balochistan's long shared border। तो ये चीज भी देखने को मिल रही है। द कोर वार्निंग की बात की जाए, वी आर सिटिंग ऑन द एज ऑफ द रीजनल वॉर इफ नॉट वर्ल्ड वॉर 3। अगर देखा जाए तो रीजनल वॉर, ये तो बात पहले ईरान ने कह दी थी कि अगर यूएसए इजराइल ईरान के ऊपर अटैक करता है तो रीजनल वॉर होगी, और वही चीज हमें देखने को मिली जिस तरह ईरान ने अटैक्स किए। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो अगर वर्ल्ड वॉर 3 नहीं भी है तो हम एक रीजनल वॉर तो देख ही रहे जो हो रही है, तो पाकिस्तान के लिए उसका काफी बड़ा चैलेंज है। तो पाकिस्तान हैज नॉट फेस्ड अ मोर डिफिकल्ट एक्सटर्नल सिचुएशन सिंस ईस्ट पाकिस्तान डिबेकल एंड टाइट रोप वॉक व्हाइल जगलिंग मल्टीपल क्राइसिस साइमल्टेनियसली। अब देखा जाए तो साइमल्टेनियसली अगर देखा जाए तो मल्टी फैसेटेड चैलेंजेस का सामना है पाकिस्तान को। इंटरनल तो है ही है, वो भी ऐड करेंगे चीजें, लेकिन एक्सटर्नल एक तरफ आपका इंडिया है भाई, वाटर अग्रेशन चल रहा है, दूसरी तरफ ईरान का चल रहा है, अरेबियन सी आपका बंद हो चुका है, यहाँ पर पूरी ट्रेड, यहाँ पर ऑलरेडी पाकिस्तान की इकोनॉमी अंडर प्रेशर है। उसके बाद अगर अफगानिस्तान की बात की जाए तो वो ऑलरेडी उनके साथ वॉर लग चुकी है। तो पूरा अगर देखा जाए ना खित्ता पूरा, ठीक है, वो चैलेंजेस का शिकार हो चुका। तो यहां पर जो है क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, इस चीज को भी यहां पर ऐड करेंगे। उसके बाद है इंडिया ऑन द ईस्टर्न फ्रंट, अभी जैसे हमने बात की, अब बात करेंगे कंपाउंडिंग क्राइसिस विद इन। इंटरनली बात कर रहा है कि इंटरनली क्या चैलेंज है, इस चीज को देखेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए ना दोस्तों यहां पर, तो हमारे पास जो हमें देखने को मिल रहा है कि स्ट्रक्चरल एंड पॉलिटिकल जो हमें फेलियर्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, compounded and already dangerous external environment and striping Pakistan of internal cohesion needed to respond effectively। अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी क्या है, यहां पर इस चीज को देखते हैं। देखिए, गवर्नमेंट लैकिंग डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी ओइंग टू फ्रेडुलेंट इलेक्शन। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इलेक्शंस जो है वो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जब यहां पर अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हो तो आपको डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, यही तो उसके मेन प्रिंसिपल्स थे। आप उसको इलेक्ट करते हो अपने रिप्रेजेंटेटिव को, वही तो डेमोक्रेसी इज द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, वही चीज है। लेकिन वहां पर अगर जेरीमैंडरिंग या डेमागोगरी देखने को मिलेगी तो फिर यहां पर कॉम्पिटेंट लीडरशिप कैसे आएगी। उसके बाद है इकोनॉमिक डिटोरिएशन की बात की जाए, underdeveloped extractive and debt ridden economy falling real income and unemployment not seen 21 years rising poverty and deteriorating living conditions। अगर देखा जाए तो लिविंग कंडीशन भी खराब हो रही है, यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट ऑलरेडी आपको पता है नहीं हो पा रही, ये भी चीज है। इकोनॉमिक क्राइसिस ऑलरेडी चल रहा है, एक तरफ हमें IMF का प्रेशर देखने को मिल रहा होता है। तो इस तरह जो है अगर देखा जाए, कहा यह जा रहा है कि बेसिकली जो इकोनॉमी आपकी स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही है, हालांकि इसके ऊपर हम बहुत सारी डिस्कशंस कर चुके हैं IMF के रिलेटेड लेकर या जिस तरह, ठीक है, लेकिन अंडर प्रेशर जा रही है पाकिस्तान की इकोनॉमी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट में अगर देखा जाए इंपॉर्टेंट अभी जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना वो टेररिज्म का है। इकोनॉमिक इंपैक्ट तो अब नेक्स्ट पढ़ने ही वाला है, नेगेटिव इंपैक्ट आने वाला है। उसकी वजह यह है कि आपका जो है पूरा अरब स्टेट्स का हमें वॉर के अंदर जो है वो यहां पर फंस चुका है। तो पाकिस्तान की सारी ट्रेड अगर ज्यादातर देखी जाए तो अरब स्टेट्स के साथ देखने को मिल रही है। तो अरब स्टेट ही जब यहां पर पूरा वॉर का शिकार हुआ पड़ा तो फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर तो असर पड़ेगा। लेकिन यह है कि टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। टेररिज्म जो पाकिस्तान के वही सिचुएशन हो गई है जो हमें 9/11 से पहले देखने को मिल रही थी। ऑनगोइंग टेररिज्म इन 2 प्रोविंसेस आर गैदरिंग इंसर्जेंसी एंड बलूचिस्तान व्हिच शेयर्स अ लॉन्ग एंड पोरस बॉर्डर विद द बर्निंग ईरान। तो एक तरफ यह भी खतरा है कि अगर जो ईरान के अंदर बलूचिस्तान है, अगर पंजाब का जो पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान है और ईरान की तरफ सिस्तान, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अफगानिस्तान, तो ये तीनों जो है यहाँ पर जो है वो कह लें कि तीनों पाकिस्तान की सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी के लिए चैलेंज है, थ्रेट है। तो अगर देखा जाए तो ईरान के लिए भी यही सेम चीज हमें देखने को मिल सकती है।
अब बात करेंगे रीडिफाइनिंग स्टेट एंड बिगिनिंग विद इट्स पीपल। इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल इंपेरेटिव की बेसिकली बात की जा रही है दोस्तों, ठीक है। देखा जाए तो व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन सेज, क्या कहता है कि वी द पीपल ऑफ द पाकिस्तान गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम ही है वो पाकिस्तान के लोग जिन्होंने अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन दिया। यहाँ पर द स्टेट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर, जो स्टेट है वो अपने इख्तियारात को किस तरह इस्तेमाल कर सकती है, बेसिकली थ्रू द चूजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। जो लोग यहाँ पर चूज करते हैं, जिनको इख्तियारात दिए जाते हैं, वो फिर जो है या मशीनरी को, स्टेट की मशीनरी को रन करते हैं। अगर देखा जाए प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये जो इंश्योर, देखिए एक चीज तो है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका डॉक्यूमेंट है डेमोक्रेसी को रन करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फ्रीडम है, इक्वलिटी है, टॉलरेंस है, सोशल जस्टिस है, शैल बी फुली ऑब्जर्व। तो अब ये चीज है जो हमें यहाँ पर थोड़ी सी कंप्रोमाइज होते हुए नजर आ रही होती है। तो पैराडाइम शिफ्ट रिक्वायर्ड की बात की जाए यहाँ पर, तो फंडामेंटल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी रिकवरी मस्ट बी अ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड स्टेट। अब यहाँ पर जो है ना वो स्टेट वही है ना। अब यहाँ पर किसी को बोला जाए ना कि स्टेट क्या है, तो वो बोलेगा आई एम द स्टेट, ठीक है। अब यही जवाब मिलेगा आपको। हालांकि ये आइडियोलॉजिकल और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड किया जाए तो डिफरेंस है थोड़ा, ठीक है। स्टेट हमेशा इंस्टीट्यूशंस रन करते हैं, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बेस करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल्स जब उनके अंदर आकर जो है बैठते हैं, तो अब बहुत सारे जो आम लोग भी हैं तो वो कह देते हैं आई एम द स्टेट, ठीक है। आप आइडियोलॉजिकल तो कह सकते हैं आई एम द स्टेट, लेकिन इसके ऊपर एक बड़ी डिबेट है। हालांकि आप, लेकिन कहा यही जा रहा है आई एम द स्टेट, लेकिन आई एम द स्टेट का मतलब उस वक्त था जब उस किंग ने कहा था, लेकिन उस वक्त उसके पास सारे इख्तियारात थे, वो सारे इंस्टीट्यूशंस के अंडर थे, वो एक किस्म का खुद इंस्टीट्यूट, जो उसने डिसीजन लेना है वही नीचे तक जाना है, ठीक है। इसलिए उसने बोला था आई एम द स्टेट। लेकिन आप क्या वहां पर इंस्टीट्यूशन के अंदर बैठकर कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं या आप चला रहे हैं, नहीं ना। तो कॉमन लैंग्वेज आइडियोलॉजिकल कह सकते हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोगों को चूज करते हैं, पब्लिक ओपिनियन देते हैं, तो इस बेस के ऊपर कह सकते हैं आप जो है वो कह लें कि आई एम द स्टेट। तो स्टेट इज इटसेल्फ पीपल, तो ये लोगों की वजह से ही स्टेट है सारी। देखा जाए इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट टू इंप्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट टू सबवर्ट इट। अब यहाँ पर स्टेट के ऊपर जब हम बात करेंगे ना, हमारे जब लेक्चर सीरीज स्टार्ट होगी यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की, आईआर की, देन आपको चीजें यहाँ पर क्लियर की जाएंगी सारी। Today, conflict and chaos stem directly from the fact that citizens and institutions alike have failed to uphold the constitution and rule of law. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज वही चीज हमें यहाँ पर कंप्रोमाइज होते हुए नजर आ रही, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। जब जिस किसी का दिल किया तो वो उसने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट कर ली या सस्पेंड कर दिया गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन आप ये देखें, कोई एक, मैं पहले भी बोलता हूँ, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक इंस्टीट्यूशन या ये इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है, थ्रू आउट सारे हैं और हम सब इसके अंदर शामिल है। 78 ईयर्स होने वाले हैं, 3 कॉन्स्टिट्यूशंस यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाए गए, ठीक है। आप ये अंदाजा लगाएं, उसके बाद आपका 9 ईयर तो पहले आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, तो ये भी एक बड़ा। अब इसके अंदर डिस्कशन अभी शुरू कर दी तो फिर लेक्चर आपका लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज भी हमें देखने को मिल रही। तो ये 3 चीजें थी जो हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन इंपेरेटिव को अंडरस्टैंड किया। इंटरनल एक्सटर्नल क्या चैलेंजेस, इंटरनल ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, आप ऐड कर सकते हैं। हमने चंद एक जो है डिस्कस किया, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आप सारी चीजें, वुमेन इंपावरमेंट नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर भाई इन्वेस्टमेंट नहीं, तो इंटरनल बहुत सारे चैलेंजेस आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पूरी लाइन लगा सकते हैं आप। उसके बाद है जी रोड मैप फॉर पाकिस्तान रिकंसिलिएशन एंड रिफॉर्म। ये इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, पार्लियामेंटरी रिकंसिलिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल पॉलिटिकल लीडर्स, ट्रेजरी एंड ऑपोजिशन लाइक मस्ट embrace across the zeal and the legitimacy question must be set aside in favor of the national emergency concern। देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छी बात की यहाँ पर। पार्लियामेंटरी जितने भी यहाँ पर हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अब हर प्रोविंस के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को रन कर रही, पूरी गवर्नमेंट को, प्रोविंस लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जब यहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट की बात हो या नेशनल इमरजेंसी की बात हो, तो जितने भी पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको पार्लियामेंट के अंदर एक पेज के ऊपर आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिकली यही कहा जाए तो यही है एक ट्रुथ रिकंसिलिएशन एंगेजमेंट डायलॉग अमंग्स द प्रोविंसेस। जितने भी प्रोविंसेस है उनके दरमियान में यहाँ पर रिकंसिलिएशन डायलॉग्स
उनके साथ एंगेजमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड हमारे पास है नेशनल डायलॉग डेलीगेशन, सीनियर पार्लियामेंटेरियंस, क्रेडिबल स्टेटमेंट्स, स्टेट्समैन। उसके बाद हमारे पास सिविल सोसाइटी लीडर्स मस्ट होल्ड प्रोविंशियल मीटिंग्स विद नेशनलिस्ट पार्टीज, सिविल सोसाइटी एंड द हेड्स ऑफ द जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी एंड आर्म्ड फोर्सेस। ये भी बहुत अच्छी बात कि सबको मिल बैठकर जो है यहाँ पर काम करना पड़ेगा, डायलॉग्स होंगे इनके दरमियान में, देन ही कोई बात बनेगी। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड शेयर्ड विजन की बात की जाए, ऑल पार्टीज मस्ट डेवलप ए लॉन्ग टर्म नेशनल डेवलपमेंट विजन होना चाहिए। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, देखे पर्सनल इश्यूज है उनको साइड पर रखें। देखिए स्टेट रहेगी तो हम भी रहेंगे, स्टेट नहीं रहेंगे तो फिर हमारे लिए इशू बनेगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखें, बाकी पर्सनल अगर कोई आपके तनाज़ात है, चीजें हैं तो वो साइड पर रखें। लेकिन जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आए तो देन आप एक पेज के ऊपर आना चाहिए, बेसिकली यही चीज कही जा रही है। ओनली इंटरनली रोबस्ट यूनाइटेड पाकिस्तान कैन डील विद कॉम्प्लेक्स एंड डेंजरस एक्सटर्नल वर्ल्ड। जब इंटरनली पाकिस्तान अगर स्ट्रांग होता है तो देन एक्सटर्नली जो है चीजों को जो है वो डील कर सकता है, चाहे जितनी मर्जी कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। अब बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ करप्शन, इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। करप्शन इन पाकिस्तान, साइकोलॉजिकल एंड सोशल सिस्टम। पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करेंगे जो करप्शन की जो डिबेट एक बार हमें होते हुए नजर आई, ये कब से शुरू हुई है? बेसिकली ये अभी से शुरू हुई जब यहाँ पर IMF ने गवर्नेंस एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट को यहाँ पर पब्लिश किया। उसके बाद से जो है हमें यहाँ पर करप्शन के ऊपर डिबेट होते हुए नजर आई। हमने ऑलरेडी इसके ऊपर काफी जो है डिस्कशंस की हुई हैं, लेकिन यह है कि आज जो हमारी डिस्कशन रहेगी वो साइकोलॉजी ऑफ करप्शन, करप्शन को लेकर लोगों की क्या साइकी बन चुकी है, यह इंपॉर्टेंट चीज है। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी अंडरस्टैंड करेंगे, सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है इस चीज को भी अंडरस्टैंड करेंगे। An outline of the forces that make unethical behavior feel normal and justified and low risk and what meaningful reforms must be addressed। अब इस चीज को हम यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए नॉर्मलाइजेशन ऑफ द करप्शन, candid admissions from the elites reveal how corruption is openly accepted at the highest level। पहले इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए हो क्या रहा है कि यहां पर कहा यह जाता है कि जब भी कोई काम करके देता है ना वो पैसे लेता है, हालांकि वो काम हो जाना है आपका, ये हम ऑलरेडी चीज डिस्कस कर चुके हैं। फिर क्या होता है वो कमीशन लेता है, क्या होता है कमीशन लेता है, वो है तो करप्शन ही आप ना, वही काम उसका हो जाना है। आपको जो इंस्टीट्यूशन में बैठाया गया आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको ऑलरेडी गवर्नमेंट पैसे दे रही है ना, अगर या तो गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही है आप जस्ट कमीशन से ही कमा रहे हैं, एक ओपनली चीज हो कि भाई ये कमीशन लेंगे काम करेंगे, ये चीज। लेकिन जब आप ऑफिसर हैं, आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कोई भी है, एनीवन कोई भी हो सकता है, तो वो आप क्या करता है कमीशन लेता है। भाई कमीशन जो है हमें लेना पड़ता है, क्योंकि आगे से क्या किया जाता है, जस्टिफिकेशन क्या देखने को मिलते हैं, भाई हम तो काम करके ले रहे हैं, हराम के पैसे नहीं ले रहे, हम काम कर रहे हैं। भाई वो काम तो वैसे भी हो जाना है उसका लीगल वे से भी, और उसके लिए भी आपने ही करना है वो काम। तो ये चीज है, और इसके बहुत सारी आप चीजें जो है ये इस तरह की साइकी बन चुकी है कि उसको डिफेंड किया जाता है, और इसको बोला जाता है मॉरल डिसएंगेजमेंट। इंडिविजुअल्स रैशनलाइज्ड अनएथिकल बिहेवियर टू प्रिजर्व अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज। आगे ना वही बात कि क्या करते हैं कि अपनी सेल्फ इमेज को यहां पर प्रोटेक्ट करने के लिए फिर वो क्या करते हैं, इसका डिफरेंट जवाब पेश करते हैं। कहते हैं भाई हमने तो काम किया है इसलिए हम पैसे ले रहे हैं, हम तो जो है वो कह ले के ऐसे थोड़े ना पैसे ले रहे हैं किसी से फ्री लें तो फिर भी है ना, हम तो काम करके पैसे ले रहे हैं। भाई जो आप काम करके पैसे ले रहे हो तो वो तो काम वैसे भी हो जाना, ठीक है, तो आप उस तरह करवा दो उसका जो फ्री हो रहा है। लेकिन नहीं, वो बोले भाई हम काम करके ले, तो इस तरह जस्टिफिकेशन दी जाती है और इसको बोला जाता है मॉरल डिसएंगेजमेंट, ठीक है। तो आप अपने क्या करते हो, जो मॉरली करप्ट की जो बात की थी ना कि हम मॉरली यहां पर करप्ट है, कहीं ना कहीं जगह पे अगर देखा जाए तो मॉरली हम करप्ट है। चाहे आपका होमवर्क है, आप करने में बोलते हैं नहीं आज नहीं तो कल कर लेंगे, आज ये लेक्चर नहीं सुनेंगे, आज थोड़ा सा इसको आगे करके देख लेते हैं, हो सकता है सर ने एक आधा कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट बता दिया हो, हम इसको ही कवर कर लेंगे, बस ठीक है, हम जो है 30 मार्क खाने, तो मॉरली करप्ट है हम। यही चीज बेसिकली इसके अंदर बताई जा रही, साइकी हमारी जो बन चुकी है करप्शन को लेकर।
सोशल इंस्टीट्यूशनल एनेबलर्स, ये तो चीजें हैं यहाँ पर वीक इंस्टीट्यूशंस है। सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी क्या चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी के ऊपर ऑलरेडी एसेस भी यहाँ पर जा चुके हैं यहाँ पर। अब सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी वो होती है जिसमें जो है आप लोगों दूसरों के लिए तो यहाँ पर जो है वो कह ले के लॉज एंड रूल्स जितने भी आप बनाते हैं, लेकिन खुद के लिए जो है वो कह ले के कुछ भी नहीं होता, खुद डिफाइंस करते हैं यहाँ पर, ठीक है, इनहराफ करते हैं इससे। ये चीज भी हमें देखने को मिल रही है, सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी। इन ग्रुप बायस, इन ग्रुप बायस का मतलब क्या होता है, ये एक फ्रेज है, तो इसको बोला जाता है निपोटिज्म और फेवरेटिज्म। अब एक और फॉर्म देखें आप करप्शन की, अब ये नहीं कि आप पैसे देकर ही किसी को बोलेंगे तो वो देंगे तो देनी करप्शन नहीं। अब ये भी देखें कि निपोटिज्म और फेवरेटिज्म भी करप्शन। जब यहाँ पर मेरिट नहीं होगा, लोगों को आप यहाँ पर सिलेक्ट करते जाएंगे अपने वे से, रिश्तेदारों को यहाँ पर जो है भरमार कर दी। लास्ट टाइम हमने बात की थी क्रोनिक कैपिटलिज्म। क्रोनिक कैपिटलिज्म उस वक्त होती है जब हुकूमत और यहाँ पर उनके रिश्तेदार या दोस्त मिलकर जो है पूरे जो है वो कह रहे के सरमायाकारी करते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होता है वो फिर क्या करता है, बोला जाता है भाई हम जो यहाँ पर कमीशन लेंगे तो उनको सामने से सब्सिडीज मिलेगी, लोअर टैक्स मिलते हैं, फिर इस तरह जो है ये क्रोनिक कैपिटलिज्म देखने को, तो ये तो करप्शन हमें नजर आती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो करप्शन हमें नजर आती है कि भाई निपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है, अपने लोगों को बैठाया हुआ इंस्टीट्यूशंस के तरफ, तो ये चीजें बेसिकली, ठीक है। तो अब ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रही, तो ये सारा क्या है, एक हमें एंट्रेंच जो है करप्ट सिस्टम, ठीक है। तो ये पूरा जड़ तक जो है ये चीज हमें देखने को मिल सकती है, ये चीज पे लिमिट्स। इसके बाद एक और जो कांस्टेबल वाली जो एग्जांपल आपको दी, उसके बाद यहाँ पर जो है वो कह लें कि इंस्टीट्यूशंस की हमने कुछ चीजें यहाँ पर डिस्कस। देखें एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, इंस्टीट्यूशंस में कोई बुराई नहीं है। इंस्टीट्यूशंस है, आपके पार्लियामेंट्स हैं, आपके पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, किसी में कोई बुराई नहीं। बुराई है तो आपके इंडिविजुअल्स में, दो बैठकर वो रन करते हैं, ठीक है, एक या दो शख्स होते हैं या बहुत सारे, जितने भी हो सकते हैं। इंडिविजुअल को आप क्रिटिसाइज किया करें, इंस्टीट्यूशंस को आपने क्रिटिसाइज नहीं करना, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस आपके ठीक है, चलाने वाले गलत बैठे, इंडिविजुअल्स, ठीक है। लिमिट्स ऑफ द पनिशमेंट ऑन द रिफॉर्म्स, डेटरेंस अगर देखा जाए, लॉन फेल्स व्हेन रूल्स आर अप्लाइड सिलेक्टिवली एंड सिस्टमिक कॉजेज गो टू अंडर एड्रेस्ड। अब एक ना सोसाइटी के अंदर इसको समझते हैं, तो क्या कहा जाता है, भाई यहाँ पर तो चलता है, ये तो पाकिस्तान है भाई, इतना तो चलता है, या पैसे देंगे काम करवा लेंगे। एक साइकी बन चुकी है लोगों की करप्शन को लेकर, इस साइकी को खत्म करना पड़ेगा जड़ से उठाकर। जितनी देर आप इस साइकी जो बनी हुई ना, इसको चेंज नहीं करेंगे ना, आपकी करप्शन खत्म नहीं हो सकती। साइकी को चेंज करना पड़ेगा। लोगों की साइकी बन चुकी है कि भाई यहां पर करप्शन चलेगी, भावे उन्होंने कभी जिंदगी में देखी ना हो, भावे उन्होंने कभी फेस ही ना किया, लेकिन क्या बोलते हैं, उनको पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे भाई पैसे देंगे काम हो जाएगा। यह भी चीज है, यह कहा जाता है फिर, ठीक है। अब यह साइकी बन चुकी है। अब होता क्या, क्यों साइकी बन चुकी है, इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। साइकी इसलिए बन चुकी है कि जो आपके यहां पर आप डेली बेसिस के ऊपर न्यूज में सुनते होंगे कि अब इसको करप्शन के चार्जेस में पकड़ लिया गया, इस तरह करप्शन के चार्जेस पड़ गए। होता क्या है कि वो थोड़े दिन के बाद वो छूट जाता है, बरी हो जाता है, बेल मिल जाती है। तो सोसाइटी को पता चलता है कि भाई ये तो अभी इसको करप्शन के चार्जेस थे, अभी इसको फ्री कर दिया यहाँ पर, इसका मतलब है जरूर पैसे चले होंगे, यहाँ पर जरूर पैसे खिलाए होंगे। अब ये एक साइकी बन चुकी है। तो फिर उनका जब यहाँ पर जब ऊपर से करप्शन वाला माइंडसेट देखने को मिल रहा है, तो वही चीजें नीचे जो है यहाँ पर ट्रांसफर होते हुए नजर आ रही होती। जब एलीट से फिर क्या होती है, डाउन की तरफ जो हमें शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे थे। फिर ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये भी इनका माइंडसेट जो है ना सोसाइटी के अंदर फिर यहाँ पर क्रिएट होता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि यार पैसे देंगे जान छूट जाएगी हमारी, करप्शन कर रहे हैं, फिर ये पूरी साइकी बन जाती। तो ये साइकी इस तरह बनती है कि ऊपर से जब आप इंस्टीट्यूशंस आप देखेंगे किसी को सजा नहीं देंगे, मींस आप देखते होंगे कि करप्शन, अभी जो हमने बात की कि वो छूट जाते हैं, तो यहाँ पर फिर इनका है कि भाई करप्शन है यार, इतने पैसे भाई इतने देंगे तो हम छूट जाएंगे, ये वो, फिर ये चीजें जो एक साइकी बिल्ड हो जाती है पूरी। तो ये होता है कि साइकोलॉजी ऑफ करप्शन, इस चीज को। लिमिट्स ऑफ द पनिशमेंट ये भी है, फिर उनको सजाएं बहुत कम मिलती है, वो छूट जाते हैं, यही चीज जो अभी हमने डिस्कस की। तो अब यहां पर ये चीज देखना कि मॉरली जो है ये डिसएंगेजमेंट है। जो करप्शन लेने वाले भी है वो क्या कर रहे हैं उल्टा, भाई हम काम करके पैसे ले रहे हैं, हम कमीशन ले रहे हैं, हम कोई हराम के थोड़े ले रहे हैं, हम तो काम करके ले रहे हैं पैसे। वो आगे से जस्टिफिकेशन देते हैं, ठीक है। हालांकि देखा जाए तो मॉरली उसको क्या बोला जाता है, डिसएंगेजमेंट, आगे से जवाब पेश करते हैं।
तो ये चीज है। तो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अब यहां पर होलिस्टिक रिफॉर्म्स की बात करेंगे। ऑलरेडी जो अगर देखा जाए तो बहुत सारी रूट कॉजेस हैं, क्या हो सकती हैं, उनको भी साथ साथ हम टच जरूर देते जाएंगे। अभी होलिस्टिक रिफॉर्म्स की बात की जाए, यहां पर फ्रेमवर्क तो क्या किया जाए, सबसे पहले अगर देखा जाए, इफ करप्शन इज सस्टेन्ड बाय साइकोलॉजिकल रैशनलाइजेशन, social norms and institutional failures, then reform must address all three foundations simultaneously, not merely prosecute जो है वो इंडिविजुअल को यहाँ पर नहीं, पूरा जो है यहाँ पर चीजों को लेकर चलना पड़ेगा रिफॉर्म्स करने में। सिंप्लीफाई द, सबसे पहले सिस्टम्स, जो साइकी बनी हुई है ना, इस साइकी को यहाँ पर तोड़ने के लिए पहले सिस्टम के अंदर देखना पड़ेगा। डिजिटल प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा, अच्छी बात है। यहाँ पर क्लियर टाइमलाइंस होगी, ट्रांसपेरेंट रूल्स, एलिमिनेट ग्रे जोन्स निकाल दिया जाएगा वेयर करप्शन ड्राइव्स, जहां पर करप्शन में देखने को मिल रही होती है। ऑनलाइन मोटर टैक्स, यहाँ पर पेमेंट इंसेंटिव्स द प्रूवन मॉडल अगर देखा जाए, एक एग्जांपल दी है। उसके बाद लीडरशिप इंटेग्रिटी की बात की जाए, व्हेन दोज इन पावर विजिबली डेमोन्स्ट्रेट अकाउंटेबिलिटी, जब जो पावर में बैठे हुए उनको अकाउंटेबिलिटी या एहतसाब का सामना करना पड़ेगा, तो फिर जो है यहाँ पर करप्शन चेंज हो सकती है, लोगों की साइकी को चेंज किया जा सकता है। It resets norms across the entire system. Moral authority flows downward, but so does moral failures. तो ये चीज हमें देखने को मिल। थर्ड नंबर पर हमारे पास है फेयर वेजेस। जो बात की जाती है ना कि यार इनकी सैलरीज कम है, इनको ज्यादा थोड़ी सैलरी बढ़ा दी जानी चाहिए जिस तरह महंगाई है। तो फेयर वेजेस एंड मेरिट, दो चीज है, मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए, यहाँ पर निपोटिज्म और फेवरेटिज्म को एंड करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। कंपेटिटिव सैलरीज है, मेरिट बेस्ड प्रमोशंस है, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन, रिड्यूस द इकोनॉमिक प्रेशर, साइकोलॉजिकल जस्टिफिकेशन दैट फ्यूल एवरी डे करप्शन। कल्चरल चेंज की बात की जाए तो पब्लिक कैंपेन होनी चाहिए, नॉर्मलाइज रिफ्यूजिंग ब्राइबरीज, उसके बाद जितने भी हमें देखने को मिल रही है रिश्वतखोरी, ये उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद विसल ब्लोअर वो होते हैं जो यहाँ पर मुखबरी को बोला जाता है, जो मुखबर होता है उसको बोला जाता है। रिवार्ड एथिकली, उसको भी यहाँ पर प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। रिवार्ड एथिकल कंडक्ट एंड ग्रेजुअली शिफ्ट व्हाट सिटीजंस एक्सपेक्ट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस एंड वन अनदर। तो यहाँ पर लोगों की साइकी चेंज करनी पड़ेगी, पब्लिक कैंपेन्स चलानी पड़ेगी, ये चीजें बहुत सारी जो काम पड़ेगा, ताकि जो एक साइकी बन चुकी है लोगों की उसको चेंज करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशंस के अंदर ट्रांसपेरेंसी लेकर आनी पड़ेगी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने लाजमी जो है वो ऐड कर लेना है, ठीक है, टॉपिक के अंदर, अगर आप करप्शन के ऊपर लिख रहे हैं तो, ठीक है। अब बात करेंगे यहां पर इंपोर्टेंट हमारे पास आ रही है चीज के, जो रजीम चेंज की बात कर रहे थे। सबसे मसला जो पहले आ रहा था ईरान और कह लें कि यहां पर इजराइल यूएसए, ठीक है, दोनों में एक साइड पे ईरान, एक साइड पे। यहां पर असैसिनेशंस भी हमें देखने को मिली, कहा यह जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया जो यही कह रहा है कि आपका जो है वो कह लें कि ऑलमोस्ट 40 लीडर्स को जो है यहाँ पर जो है वो कह लें कि कत्ल किया गया, उनको किसके, यूएसए और इजराइल ने जो स्ट्राइक किया, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया। बीबीसी आप चेक करें, CNN चेक करें, रॉयटर्स चेक करें, गार्डियंस चेक करें, इनसे जितने भी, ठीक है, आपको बताते हुए नजर आएंगे। उसके बाद आप अल जज़ीरा भी चेक कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, ट्रंप डिमांड से ईरान से नेक्स्ट सुप्रीम लीडर, ट्रंप्स मेडलिंग इन ईरान सक्सेशन, यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इनको ऐड करेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए, ट्रंप इंसिस्टेड ऑन हैविंग अ रोल इन सिलेक्टिंग ईरान्स नेक्स्ट supreme leader, likening the situation to Venezuela, where interim President Delcy Rodriguez cooperated under US pressures after Nicolas Maduro was ousted। अब वही चीज है, यूएसए यही चाहता है कि भाई ईरान जो है ना वो हमारे अकॉर्डिंग काम करे। अब वेनेजुला के अंदर सबसे ज्यादा 303 बिलियन बैरल ऑयल देखने को मिला, तो यूएसए को भाई कंट्रोल चाहिए, क्योंकि चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, ठीक है। उन्होंने चाहा भाई हमारे अकॉर्डिंग काम करेगा, हमारे कंट्रोल करेगा अंडर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पूरा ऑयल हमारे कंट्रोल में रहेगा। चाइना को बहुत ज़्यादा ऑयल की जो है ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद अब ईरान को अगर देखा जाए, ईरान भी यहाँ पर कह लें कि सबसे अगर देखा जाए लार्जेस्ट, हमें तकरीबन लार्जेस्ट, और तो हैं ही हैं, वेनेजुला भी है और कंट्रीज़ भी हैं, अगर उसके बाद देखा जाए ईरान भी काफ़ी लार्जेस्ट हमें एक्सपोर्टर नज़र आता है ऑयल का। तो अब ईरान कह रहा है कि अगर ईरान हमारे अकॉर्डिंग काम करेगा तो चाइना तो यहाँ पर गया, ये कहा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि चाइना सबसे ज़्यादा ऑयल जो है वो ईरान से परचेज करता है, तो ये भी चीज़ हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है कि यूएसए चाहता है कि भाई रजीम चेंज, पहले तो वो रजीम चेंज वाला एलिमेंट नहीं था, ठीक, बोला यही जा रहा था कि रजीम चेंज, ये आगे चीज़ें डिस्कस करेंगे रजीम चेंज वाले के क्यों नहीं है, ऑलरेडी हम इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं।
अब वो बोला जा रहा है सिचुएशन यही क्रिएट की जा रही है जिस तरह यहाँ पर प्रेशराइज किया गया, गन पोर्ट डिप्लोमेसी का यूज किया गया वेनेजुला के अगेंस्ट, ठीक है। तो वहां पर पूरा कंट्रोल लिया गया। तो बाद में डेल्सी रोड्रिगोज जो है वो भी सोशलिज्म की है, वो वाइस प्रेसिडेंट थी, तो उनको क्या किया गया, यहाँ पर प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो पूरा उन्होंने डेल्सी के भी आप यहाँ पर स्टेटमेंट्स उठाकर देखेंगे तो वो भी यहाँ पर कॉपरेट करते हुए नजर आएगी और वो भी रेडी होगी इस चीज के ऊपर। अब यहाँ पर खमेनेई की जो बेटे की बात की जा रही है, ट्रंप डिसमिस्ड मुजतबा, जो हमें यहाँ पर मुजतबा जो नजर आते हैं खमेनेई, बेसिकली बोला यह जा रहा है कि उनको जो है यहाँ पर सुप्रीम लीडर जो है कंसीडर किया जा सकता है, लाइट वेट एंड डिक्लेयर्स हिम अनएक्सेप्टेबल, जो स्टेटिंग यूएसए वांट्स अ लीडर हु विल ब्रिंग हार्मनी एंड पीस टू ईरान एंड थ्रेटनिंग फर्दर मिलिट्री एक्शंस इफ नन इज फाउंड। तो अगर देखा जाए तो अगर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो दोबारा इनको मिलिट्री स्ट्राइक का सामना करना पड़ेगा, ये चीज़ बेसिक। अब ये जितने भी ये हमें चीज़ें मिल रही है ये बेसिकली इंटरनेशनल मीडिया हमें, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमने डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया, CNN, रॉयटर्स आपका, BBC है, जजीरा, आप जितने भी आप न्यूज़ चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यह है कि थ्रेटनिंग, ये भी है चीज़ है कि वो अपनी मर्जी से जो है यहाँ पर, अब मुजतबा को जो है यहाँ पर खमेनेई को वो एक्सेप्ट करने वाले नहीं कि भाई हमें जो है वो एक्सेप्ट नहीं है, ये ट्रंप की स्टेटमेंट देखने को मिल रही। उसके बाद ईरान पुशेस बैक, क्या करता है ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर जो अब्बास अरगची क्या करते हैं, डायरेक्टली चैलेंज ट्रंप डिक्लेयरिंग प्लान ए फॉर अ क्लीन रैपिड मिलिट्री victory failed and he warned plan B would be an even bigger failure and said the chance for unique deal had been burned। अब यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल वॉर को भी डिस्कस करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। देखें अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये जो है ना फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से ये देखने को मिल रहा है कि प्लान ए जो यहाँ पर स्ट्राइक किया गया और हम पूरा कर देंगे। अब प्लान बी वो ये कहा जा रहा है कि जो बेसिकली कुर्दिश हैं या जितने भी मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं उनको कहा गया कि आप उठो और पूरा गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल कर रहे हो, तो वो भी बोला जा रहा है पूरी तरह फेल हो जाएगा। ईरान पार्टनरिंग शॉट की बात की जा रही है, क्लोज्ड विद द पॉइंटेड रिब्यूक इजराइल फर्स्ट ऑलवेज मींस अमेरिका लास्ट। तो अरगची ने क्या पर क्या 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 अगर बात करते हैं ना इजराइल फर्स्ट, तो समझ लो कि हमेशा जो है वो अमेरिका जो है वो लास्ट में उसके पीछे नजर आएगा। सिग्नलिंग तेहरान डिफाइंस एंड फ्रेमिंग द कॉन्फ्लिक्ट एज ए वन ड्राइवन बाय इंटरेस्ट इजरायली इंटरेस्ट एज एट अमेरिकाज एक्सपेंस। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। अब साइकोलॉजिकल वॉर भी देखने को मिल रही है एक तरफ के, कहा जा रहा है कि जिस तरह स्टेटमेंट्स दी जा रही है, अब यूएसए की तरफ से ये कहा जा रहा है, आप CNN उठाकर देखें, आप यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया, तो ये कहा जा रहा है कि भाई ईरान जो है वो बात करने पर आ गया है, झुक गया है, मीन्स ये चीज़ है। लेकिन अरगची ये कहता है कि ये साइकोलॉजिकल वॉर है। साइकोलॉजिकल वॉर का मतलब होता है जब आप मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन या प्रोपेगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा अगर आप एस्केलेट करते हैं तो उसको बोला जाता है कि यहाँ पर साइकोलॉजिकल वॉर, ठीक है। साइकोलॉजिकल कि ये ऐसे होगा, झूठ के ऊपर मबनी आप कह सकते हैं, फॉल्स प्रोपेगेंडा, मिस इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, डिसइन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, इस तरह की स्टेटमेंट जो दी जा रही है, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो एक चीज नजर आती है जो हमें देखने को मिल सकती है यूएसए की तरफ से, ट्रेजरी डिपार्टमेंट इम्पोज सेक्शंस ऑन द मुजतबा इन 2019 के सेइंग ही रिप्रेजेंटेड अ सुप्रीम लीडर इन an official capacity despite never being elected or appointed to a government position। और कहा जा रहा है कि ये पहले कभी भी गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल नहीं रहेंगे, ये हमेशा जो है यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव नजर आते थे यहाँ पर अयातुल्ला खमेनी, असाइड फ्रॉम द वर्किंग इन हिज फादर्स ऑफिस, ठीक है। तो ये चीज भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ तक तो ये चीज थी कि हम एक्सेप्टेबल नहीं कर रहे, हमने वेनेजुला वाला केस भी ऐड किया और उसके बाद ये स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है जो आप लाजमी ऐड करेंगे। उसके बाद हमारे पास है यूएसए कुर्दिश एक्सप्लोर, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए यूएसए कुर्दिश एक्सप्लोर पोटेंशियल मिलिट्री ऑपरेशन इन ईरान, ये एक चीज कही जा रही है, मिडल ईस्ट एस्केलेशन कुर्दिश मिलिशियाज डिस्प्यूटेड डिप्लोमेसी एज रीजनल टेंशंस हाइटन Iranian Kurdish militias have engaged with the USA regarding potential attacks, while reports of the diplomatic off-ramp and talks are sharply contradicted। ठीक है, अब देखा जाए तो जो यहाँ पर ईरान और यूएसए और इजराइल के दरमियान में वॉर तो एक साइड पर रखे ना, अब गेम जो है ना यहाँ पर जो प्लान बी जो है यहाँ पर जो कहा जा रहा था, फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगची जो कहते हैं कि यहाँ पर ये अराक्ची या उनको कह सकते हैं आप, तो वो उन्होंने कहा कि आपका प्लान बी भी यहाँ पर खराब जो है वो बिल्कुल फेल हो जाएगा। अब उसकी वजह यहाँ पर क्या है कि मिलिटेंट्स ग्रुप कहा यह जा रहा है, यह डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि यह इंटरनेशनल मीडिया है, उसके अकॉर्डिंग है, CNN है,
आपका बीबीसी है, आपका ये जितने भी इंटरनेशनल मीडियाज उनके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जस्ट पर्पज ऑफ एजुकेशन, ठीक है। रिपोर्ट्स डिप्लोमेटिक ये चीज है। कुर्दिश मिलिशियस आई, ईरान की बात की जाए, ईरान कुर्दिश ग्रुप्स है बेस्ड अलोंग विद द इराक और ईरान के बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं ये लोग, हैव कंसल्टेड विद यूएसए ऑन लॉन्चिंग अटैक्स टू वीकन ईरान्स मिलिट्रीज एंड क्रिएट स्पेस फॉर एन अपराइजिंग। अब ये CNN उठाकर देखे आपको रिपोर्ट मिलेगी, बीबीसी आप उठाकर देखे आपको ये चीजें मिल जाएंगी कि किस तरह जो है यहाँ पर इनकी आपस में हो रही थी। यूएसए चाह रहा है कि आप प्लान बी जो है ना, यहाँ पर हमने तो जो हिलाना था ना इंटरनली, ईरान को हिला दिया है, अब यहाँ पर काम रह गया कि पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करना, ठीक है। अब पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना, रजीम चेंज आपका जो एक टॉपल करने से तो नहीं होता ना, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, तो ये चीज है। रिक्वेस्ट फॉर यूएस सपोर्ट द मिलिशियाज हैव रिक्वेस्टेड यूएस मिलिट्री। अब ये भी कहा जा रहा है, यहाँ पर बीबीसी है, CNN है, जो आपके रॉयटर्स हैं, हमें जो देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उन्होंने जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुर्दिश और ये जो यूएसए का जो है यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है थोड़ा कोलैबोरेशन, इंक्लूडिंग पोटेंशियल वेपन्स, though no final decision has been made on the operations timing or US involved। यहाँ तक कि ये चीज भी नहीं कहेगी कि यूएसए इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है या वेपन देगा, कि ये चीज भी अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये अब ये नहीं कह सकते कि ये एग्जैक्ट ठंडक है, लेकिन ये चीज़ है कि यहाँ पर यूएसए की इन्वॉल्वमेंट भी कहा जा रहा है कि नहीं हो सकती। उसके बाद अगर देखा जाए तो ऑपरेशन की टाइमिंग वगैरह भी ये चीज़ें भी देखने को नहीं मिली। डिस्प्यूटेड रैंप ऑफ की टॉक्स की बात करें, न्यूयॉर्क टाइम ने क्या कर रिपोर्टेड ईरानियन इंटेलिजेंस सिग्नलिंग विलिंगनेस फॉर टॉक्स फॉर यूएसए। अब ये कहा जा रहा है न्यूयॉर्क टाइम की वजह की तरफ से कि ईरान जो है बात करने के ऊपर रेडी है, लेकिन जो है वो की नहीं जा रही है। अब ये चीज़ है, लेकिन इराक़ी क्या यहाँ पर कहते हैं, तेहरान स्विफ्टली रिजेक्टेड दिस एब्सोल्यूट लाइज एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, कि फॉल्स प्रोपेगेंडा या मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं है। उसके बाद हमें यहाँ पर यूएसए ऑफिशियल्स रिमेन skeptical that either side is truly ready for the off ramp to de-escalate। अब ये कहा जा रहा है कि इस मसले को यहाँ पर ख़त्म किया जा सकता है, ये काम किया जा सकता है, लेकिन द कॉन्फ्लिक्ट हाईलाइटिंग द प्रिकेरियस डिप्लोमेटिक सिचुएशंस, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखें एक चीज़ तो है कि यहाँ पर जो ईरान के अंदर जो सिचुएशन है या अभी जो बन चुका है, जो अभी सिनेरियो, वो ऐसे ही है कि जैसे रजीम चेंज वाला है, लेकिन रजीम चेंज करना जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। यूएसए को भी पता है कि भी कॉम्प्लेक्स है। उसकी वजह यह है कि फिर इसलिए वो ये जो थोड़ा बहुत ये जो मुज़ाकरात वगैरह देखने को मिल रहे हैं कुर्दिश और मिलिटेंट्स ग्रुप से, अब यहाँ पर ट्रंप की स्टेटमेंट चेक करें, उसके ओपनली उसने कहा है कि अब लोगों का काम है कि वो उठें और यहाँ पर जो है वो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कंट्रोल हासिल करें। तो ये चीज़ उनके कही गई है, ठीक है, बेसिकली यही चीज़ है सारी। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर जो यूरोपियन कंट्रीज भी जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं कि वो भी जो है बेसिकली बोल रहे हैं कि हम अपने जो इत्तेहादी है उनका साथ नहीं छोड़ सकते, और यूएसए की तरफ से वो उनके अकॉर्डिंग टू केयर स्टारमर जितने भी है यूके यूरोपियन कंट्रीज है, वो यही कह रहे हैं कि भाई यूएसए की तरफ से ये चीज़ें देखने को मिल रही है, प्रेशराइज भी किया जा रहा था ये चीज़ें भी। अलाइज डिप्लॉय स्पेन ने नहीं किया, तो स्पेन के साथ जो है यहाँ पर काफ़ी जो है अभी प्रॉब्लम चल रही है यूएसए की। डिप्लॉय एसेट्स इन मिडल ईस्ट एंड यूएसए प्रेशर्स vary of the direct US-Iran conflict, European nations are increasingly drawn into the widening Middle East turmoil and pledging military hardware and conditional basis access under the relentless pressure। जो यहाँ पर जो यूएसए की तरफ से प्रेशराइज किया गया, फिर इन्होंने कहा कि आप मिलिट्री बेसिस जो है यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम यूएसए प्रेसिडेंट। सबसे पहले ब्रिटेन अगर देखा जाए, रीइंफोर्स प्रेजेंस डिस्पैच्ड HMS ड्रैगन सी वाइपर जो मिसाइल्स है, बेसिकली वाइल्ड कैट हेलीकॉप्टर है, उसके बाद एडिशनल टाइफून फाइटर जेट्स टू कतर। तो कतर के प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने ये जो है यहाँ पर HMS ड्रैगन, और ये कहा जा रहा है कि ये प्रोवाइड किए गए, फाइटर जेट भी दिया गया है, और ये ब्रिटिश की तरफ से, ठीक है। उसके बाद है ग्रांटेड द यूएसए एक्सेस टू ब्रिटिश मिलिट्री बेसिस फॉर स्पेसिफिक और लिमिटेड डिफेंसिव पर्पस। तो लिमिटेड पर्पस के लिए जो है यहाँ पर ब्रिटिश ने 2 अपनी जो है मिलिट्री बेसिस भी दी है। अब फ्रांस की बात कर लेते हैं। एक चीज़ तो है कि यूरोपियन कंट्रीज में से सिर्फ 2 कंट्री हैं जिनके जो है हमें जो है यहाँ पर जो कह लें कि न्यूक्लियर स्टेट मिलती हैं, वो है आपका फ्रांस और यूके। ये 2 कंट्री हमें देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रांस नेवल एयर कमिटमेंट्स की बात की जाए तो इन्होंने जो कमिटमेंट्स की है, डिप्लॉयड एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉले हमें देखने को मिला, राफेल जेट्स है,
उसके बाद हॉके राडार्स हमें देखने को मिल रहा है टू द ईस्टर्न मेडिटेरियन सी, सेंट राफेल जेट्स एयर डिफेंस सिस्टम, एयरबोर्न रडार टू साइप्रस एंड ऑल्सो अलाइंग कंडीशनल यूएसए यूज ऑफ इट्स स्ट्रेस एयरबेस। ठीक है, स्ट्रेस एयरबेस को भी इसने यूज करने की इजाजत दी है, ये भी चीज है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर मेडिटेरियन के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पर ग्रीक और इटली की तरफ से क्या कहा गया, ये भी है। ग्रीक सेंट फ्राइगेट, अब फ्राइगेट्स क्या बोला जाता है, फाइटर जेट्स को, छोटे फाइटर जेट्स को बोला जाता है। F-16 टू साइप्रस ग्रांटिंग यूएसए एक्सेस टू सोडा बे हमें जो देखने को मिल रही है। इटली प्लेज्ड नेवल एसेट्स टू साइप्रस एंड एयर डिफेंस सिस्टम टू गल्फ पार्टनर रिपोर्टेडली इंक्लूडिंग SAMPT सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है, ये भी। उसके बाद पुर्तगाल ने क्या कहा है, कंडीशनल बेसिस एक्सेस दिए हैं यहाँ पर। अप्रूव्ड यूएसए यूज ऑफ इट्स लेजास बेस इन द Azores for the defensive or retaliatory operations against exclusively military objectives, highlighting a cautious approach। तो अब देखा जाए तो उन्होंने लिमिटेड जो है यहाँ पर अगर बोला जाए पर्पस के लिए दिया कि आप इतनी देर तक रख सकते हैं, उसके बाद जो है आपको नहीं, क्योंकि इनको भी डर है, यूरोपियन कंट्रीज को भी यहाँ पर डर है। एक चीज बताना चाहूंगा कि जिस तरह इन्होंने ग्रीनलैंड की मिलिट्री बेसिस को यूज किया और बाद में यूएसए यहाँ पर जो है क्लेम करता हुआ नजर आया कि भाई ग्रीनलैंड तो हमारा, इसके ऊपर हम ही कंट्रोल करते हैं। तो अब अगर देखा जाए जहां जहां पर यूरोपियन कंट्रीज अगर मिलिट्री बेसिस दे रहे हैं यूएसए को, तो इनको भी डर है और लिमिटेड पर्पस के लिए दे रहे हैं। लेकिन अगर लॉन्ग यहां पर रहता है तो फिर तो ये मिलिट्री बेस है यूरोपियन कंट्रीज के तो हाथों गई, ये भी चीज है। इसलिए यहां पर बार बार जो बात करी जाए ना लिमिटेड, ये चीज भी आपने समझे। स्पेन ने क्या क्या रूल्ड आउट यूएसए मिलिट्री यूजेस ऑफ इट्स बेसिस, तो स्पेन ने यहां पर मना कर दिया कि हम देने वाले भाई नहीं है। तो उसकी वजह से फिर इनका जो है वो ट्रेड थ्रेट्स फ्रॉम द ट्रंप विल हाउएवर डिप्लॉय द फ्राइगेट उसके बाद क्रिस्टोबल कॉलन टू प्रोटेक्ट साइप्रस एंड सपोर्ट सिविलियन इवैक्यूएशन। अब कनाडा की बात करें तो कनाडा ने कहा कि हम अपने इत्तेहादी के साथ खड़े हैं और कनाडा को सपोर्ट करने के लिए, अपने कैनेडियन जितने भी सिटीजन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हैं। तो अब वही मार्क करनी हमें नजर आते थे जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर इन्होंने क्रिटिसाइज किया था। यहाँ पर यूएसए को स्ट्रेटेजिक जो है ऑटोनॉमी चाहिए, रीजनल हेजेमनी नहीं चाहिए। उसके बाद मिडिल पावर्स को इन्होंने प्रमोट कर, चाइना का विजिट इन्होंने किया। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। Prime Minister Mark Carney refused to rule out the Canadian military participation, stating the country would stand by our allies while on the multi-country diplomatic tours। अब देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना वो एक तरफ तो कहता है कि भाई मिलिट्री सपोर्ट या पार्टिसिपेशन ना भी है, लेकिन हम अपने अलाइज के साथ खड़े हैं और कैनेडियन सिटीजन्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। देखें अब मसला वही आ रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज को कहीं ना कहीं पे डर है कि यूएसए ने पहले इतने एहसानात करने के बाद कहा कि आप मेरे एहसानों का बदला उतारें, ठीक है, हमें जितना भी है दोबारा चाहिए, ग्रीनलैंड चाहिए। ग्रीनलैंड के ऊपर हम 1950s के अंदर जो है हमने मिलिट्री बेस बनाई, हमने जो है वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर नाजी गवर्नमेंट से हमने बचाया ग्रीनलैंड को। तो ये सारी चीजें, उसके बाद ये भी कहा गया कि यूरोप के अंदर जो सारा जो है हमने बचाते रहे, जितने भी जो है यहाँ पर ग्लोबल पावर्स या हमारे कंपेटिटर्स आते रहे। तो ये ऑलरेडी चीज है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू अगर आप यूरोप चेक करें, यूरोपियन प्राइम मिनिस्टर्स जितने भी हमें केयर स्टारमर, फ्रेडरिक मर्ज, मार्क कार्नी, अब इनके अब जब मैटी फ्रेडरिक्सन जो हमें डेनमार्क की हमें नजर आती हैं प्राइम मिनिस्टर, आप उनके जितने भी अगर आप सुने यहाँ पर तो उनकी स्टेटमेंट्स आपको मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर उनको भी डर है कि अगर यहाँ पर जो हम मिलिट्री बेसिस दे देते हैं तो हो सकता है कि यूएसए बोले भाई अब तो ये मिलिट्री बेसिस हमारी है तो अब आपको नहीं मिल सकती। तो ये डर है कहीं ना कहीं का यूरोप के ऊपर। यूरोप ऑलरेडी जो है वो कोशिश कर रहा है अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो रिसेंटली हम ये आर्टिकल्स और न्यूज आर्टिकल्स जितने भी हैं वो डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली यूरोप की स्ट्रेटेजीज क्या है आगे। अब बात करेंगे यहाँ पर वोकैब की। ऑब्लीवियस का मतलब होता है नॉट अवेयर ऑफ और नॉट नोटिसिंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड और लैकिंग कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ समथिंग ऑब्वियस। बेसिकली आसपास क्या हो रहा है, सूरत हाल क्या है, उससे बिल्कुल बेखबर होना, ठीक है। अब ये भी कह सकते हैं अनअवेयर या हीडलेस। उसके बाद है इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या था, द प्रोसेस ऑफ एग्जामिन वंस ऑन थॉट्स, फीलिंग्स और इनर मेंटल स्टेट्स, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को जांचने का अमल या जायजा लेने का अमल भी आप कह सकते हैं यहाँ पर, सेल्फ एग्जामिनेशन या रिफ्लेक्शन। प्रोफ्लीगेसी आपका पहले काफी वर्ड यूज हो चुका है जिसका मतलब है रेकलेस और वेस्टफुल यूज ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है, स्पेशली मनी, मॉरल और फाइनेंशियल एक्सट्रावेगेंस आप कह सकते हैं इसको। फजूल खर्ची आप शॉर्ट वर्ड में अगर कहें तो फजूल खर्ची करने वाले को बोला जाता है, एक्सट्रावेगेंस या वेस्टफुलनेस।
उसके बाद हमारे पास वर्ड रहेगा विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर क्या होता है कि पर्सन हु एक्सपोज्ड इलीगल, अनएथिकल और करप्ट एक्टिविटीज विद इन ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट, ठीक है, जो बिल्कुल इलीगल कहीं पे काम हो रहा है, कहीं पे करप्शन हो रहा है, तो वो क्या करता है, यहाँ पर खबर देता है। बेसिकली मुखबरी को बोला जाता है, इसको मुखबर होता है ये, इन्फॉर्मेंट या एक्सपोजर। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड रहने वाला इनंशिएटेड। इनंशिएटेड का मतलब क्या था, एक्सप्रेस्ड और स्टेटेड समथिंग क्लियरली, बिल्कुल वाजे तौर पर बयान करने को बोला जाता है, आर्टिकुलेटेड या प्रोनाउंस्ड। उसके बाद है रेवरबरेटेड का मतलब क्या था, प्रोड्यूस्ड या रिपीटेड इकोज, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू इफेक्ट्स दैट स्प्रेड, ये आप कह सकते हैं कि गूंजदार आवाज को कह सकते हैं, ठीक है, इकोड या रिसाउंडेड। ओपेक का मतलब क्या होता है, नॉट ट्रांसपेरेंट और डिफिकल्ट टू सी थ्रू, ऑल्सो यूज्ड फॉर आइडियाज दैट आर हार्ड टू अंडरस्टैंड, ऐसी जो आइडियाज जिनको समझा ना जा सके, आप ये भी कह सकते हैं जो चीज़ वाजे तौर पर नजर ना आए, जो क्लियर ना हो। ऑब्सक्योर आप कह सकते हैं, इम्पेनिट्रेबल इसको भी आप कह सकते हैं, जो बिल्कुल गैर वाजे होता है। विंसम का क्या मतलब होता है, चार्मिंग और प्लीजिंग इन एन इनोसेंट और अट्रैक्टिव वे, जो दिलकश लगता है आपको, पुरकशिश भी आप कह सकते हैं, यहाँ पर अट्रैक्टिव जो होता है, चार्मिंग या अपीलिंग कह सकते हैं। एब्रेशन का मतलब क्या होता है, अ डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल, जो नॉर्मल से या हटकर जो होता है, बिल्कुल एक गैर मामूली रवैया या मुतवक्के या वाक़े भी आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद है बेस्पोक। बेस्पोक का मतलब कस्टम मेड स्पेशली, जो बेसिकली टेलर्ड, जो अपनी मर्जी से आप क्या करते हैं, कोई चीज़ बनवाते हैं, तो उसको बोला जाता है कस्टम मेड या टेलर्ड, इसको बोला जाता है। बेस्पोक अभी आपका CSS के अंदर सिनोनिम और एंटोनिम पूछा जा चुका है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास वर्ड रहने वाला है, क्या रहेगा हमारे पास, सब्जुगेट। सब्जुगेट का मतलब क्या होता है, टू ब्रिंग पीपल और अ ग्रुप अंडर कंट्रोल, डोमिनेशन, ऑफन बाय फोर्स, तो ताकत के बलबूते पर आप क्या करते हैं, किसी को अपने ताबे कर लेना। जिस तरह USA की एग्जाम्पल है, वेनेजुला के अंदर जो किया गया, या अभी ईरान के अंदर, डोमिनेट या सबड्यू। कॉर्प्यूलेंट का मतलब होता है वेरी फैट हैविंग अ लार्ज बल्की बॉडी, जिसको बहुत ज़्यादा मोटापा होता है, या मोटे शख्स को भी बोला जाता है। ऑबियस या स्टाउट आप कह सकते हैं। सेजुलस। सेजुलस का मतलब शोइंग अ ग्रेट डिलीजेंस, जो बहुत ज़्यादा मेहनती नज़र आता है, ठीक है। केयरफुलनेस या परसिस्टेंस इन वर्क, जो अपने काम में महारत रखता है, जो मेहनती होता है। डिलीजेंट और इंडस्ट्रियस, ठीक है, मेहनती को बोला जाता है। डेरिजन का मतलब क्या होता है, रेडिक्यूल और मोकरी डायरेक्टेड एट समवन विद कंटेम्प्ट, ठीक है। ये क्या होता है, बेसिकली किसी का मजाक उड़ाने वाले को बोला जाता है, किसी के ऊपर हंसना, ठीक है, हकारत की निगाह से जो है क्या करना, उसको देखना या उसके ऊपर मजाक उड़ाना। तो आई होप आपने लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा, एंड थैंक यू सो मच।